हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है और कैसे किसी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। ये कैसे किसी भी चीज़ की पावर को लिमिट करता है, क्या हमें राइट्स देता है, ये सारा का सारा आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। जो वहाँ पे एक लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, नेल्सन मंडेला। उन्होंने वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने मुहिम जारी करी। इसके चलते उनको 28 ईयर्स की जेल हो गई। इसके बाद जब वो वहां से आते हैं जेल से निकल के, तब वो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं जो इस किसी भी टाइप की डिसइक्वालिटी नहीं रखते। जैसे कि वहाँ की जो व्हाइट माइनॉरिटी रूलर्स थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया था ब्लैक्स के साथ, बट जब ये नेल्सन मंडेला जी जेल से वापस आते हैं तो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए जिसमें इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, सोशल जस्टिस है, वो पूरा पूरा इक्वल होता है। ऐसा नहीं था कि जैसे व्हाइट माइनॉरिटी रूल्स ने उनके साथ गलत किया तो उन्होंने उनको डिस्क्रिमिनेट किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। नेल्सन मंडेला ने सबको राइट्स दिए। ये जेल से बाहर आते हैं 1992 में। इसके बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार मल्टी रेशियल इलेक्शंस होते हैं। मल्टी रेशियल इलेक्शन मीन्स कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यहाँ पे ब्लैक भी लड़ेंगे, व्हाइट भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अपार्थाइड सिस्टम क्या था बेसिकली? अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, जो कि वहाँ के व्हाइट यूरोपियंस कॉलोनाइजर्स थे, मतलब जो वहाँ पे रूल कर रहे थे व्हाइट पीपल्स। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर दिया अफ्रीकन के साथ। दैट मीन्स जो अफ्रीकन हैं उनको हर जगह जाने की परमिशन नहीं थी, उनको किसी भी टाइप का कोई राइट्स नहीं था, इलेक्शन से राइट नहीं था। क्या हुआ कि जो वहाँ के लीडर थे नेल्सन मंडेला, वो इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम में क्या क्या पॉलिसीज थी। तो पहली पॉलिसी तो यही थी, स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन। इसका ये मतलब होता है जो अफ्रीका के ब्लैक लोग हैं वो उस एरिया में नहीं जा सकते जहाँ पे व्हाइट लोग रहते हैं। ये उस एरिया में तभी जा सकते हैं जब उनको किसी काम के लिए व्हाइट कॉलोनाइजर्स उनको बुलाएंगे। अनटिल एंड अनलेस वो उस एरिया में नहीं जा सकते हैं। दूसरी पॉलिसी ये थी कि इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था किसी भी टाइप का एसोसिएशन बनाने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए। और जो तीसरी पॉलिसी थी वो ये थी कि उनको किसी भी टाइप का वोटिंग राइट्स नहीं था। किनको? जो नॉन व्हाइट्स थे। अपार्थाइड सिस्टम ने क्या किया, लोगों को पूरी तरह से बांट दिया। किस तरह से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, ब्लैक और व्हाइट में। जो ब्लैक थे वो सप्रेस हो रहे थे। व्हाइट कौन थे यहाँ पे? व्हाइट तो वही थे जो कॉलोनाइजर्स थे, और वो यहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनको हर तरह से सप्रेस कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में कलर के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से एंटी अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्ट था। बहुत सालों के बाद क्या होता है कि 26 अप्रैल 1994 को फाइनली ये जो अपार्थाइड मूवमेंट है वो खत्म होता है और साउथ अफ्रीका न्यूली रिपब्लिक नेशन बन जाता है। इसके बाद साउथ अफ्रीका वर्ल्ड में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है। इन्होंने इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा, बट इसके बावजूद जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने इक्वालिटी रखी। यहाँ पे इलेक्शन हुए, मल्टी रेशियल इलेक्शन हुए। ऐसा नहीं था कि मतलब अब इनको फ्रीडम मिली है तो इन्होंने व्हाइट कॉलोनाइजर्स थे उनको किसी टाइप के राइट्स नहीं दिए। इन्होंने सबको इक्वालिटी पे रखा। नेल्सन मंडेला जो है 1992 में जेल से वापस आते हैं। इसके बाद डिस्कस होता है, डिबेट होती है कि कैसा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं जो वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अच्छा है। इन्होंने सबको राइट्स दिए, इक्वालिटी पे ट्रस्ट किया इन्होंने, किसी भी टाइप के कोई डिस्क्रिमिनेटरी राइट्स नहीं दिए किसी को। और इन्होंने एक चीज ये रखी कि मतलब अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी तो सब लोग उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को सुपीरियर ट्रीट किया जाए, किसी को इंफीरियर ट्रीट किया जाए, ना ही किसी को डेमन की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि
दे ट्रस्ट ओनली ऑन इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस मेंटेन रहे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका लेके आया था। अभी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया, उसने 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो बात यह थी कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मतलब एक ये ऐसा फ्रेम है जिसमें किसी भी कंट्री के जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे मेंशन्ड हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की रूल बुक है जिससे किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है। अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर जरूरत क्यों है। जो पहला और सबसे मैंडेटरी पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं जो एक कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि ये एक रिटन लॉ है। कैसे कंट्री चलेगा, ये गवर्नमेंट के पावर को भी लिमिट करता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी अपनी जनता पे इम्पोज कर देगी। ये एक एस्पिरेशन का काम करता है एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। एक अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को इक्वलिटी दी जाएगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन भी जनरेट करता है लोगों के बीच में। अब हम ये देखेंगे कि हमारे देश का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो 1858 के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पास किए, बट इंडियन सिटीजन्स जो थे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। जो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रेज की थी वो 1934 में करी थी। देन इसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1938 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए डिमांड करते हैं। फाइनली 1942 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इंडियंस को ये राइट दे देती है कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को क्यों परमिशन देती है, क्योंकि 1942 में जो इंडिया था वो किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की। और 1942 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ये ऑर्डर देती है कि जो इंडियंस है वो आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। जो इंडियन लीडर्स थे, जब उनका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में पार्टिसिपेशन था, उससे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत हेल्प मिली। जो यहाँ के लीडर्स थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन ली, ब्रिटिश का पार्लियामेंट सिस्टम देखा उन्होंने, जो यूएस का बिल ऑफ राइट्स है वहां से इंस्पिरेशन लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इन्होंने एक चीज ये भी नोटिस करी कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या क्या डिनाई किया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब हम सीरियल से देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। 1928 में मोतीलाल नेहरू और जो 8 अदर कांग्रेस लीडर्स हैं वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। इसके बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है कराची में। उसमें ये डिस्कस होता है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट इंडिया का, इंडियन सिटीजन्स 18 ईयर का हो चुका है, उसके पास वोटिंग राइट है, वो अपने लीडर्स को सिलेक्ट कर सकता है। और इसी सेशन में राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी पे भी डिस्कशन हुआ, और कैसे माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट होंगे। ये सा, ये सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके एक चीज क्रिएट की गई कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा। इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तो ये सारे कोर वैल्यूज हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारी चीजें, जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स हैं, प्रोसीजर है, वो कॉलोनियल लॉ से भी ली है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कॉलोनियल लॉ क्या है, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए लॉज बनाए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेसिकली ये था कि जो पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर होगा। यहाँ पे एक लोगों के हाथ में सारी पावर नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगा। देन इसके बाद हमारे बहुत सारे लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी चीजें इंस्पायर होकर ली। ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया। बिल ऑफ राइट्स था जो यूएसए का, उसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। जो रसिया में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी एक थिंकिंग, सोशल और इकोनॉमिक बेस्ड थिंकिंग जिससे इक्वलिटी मेंटेन की जा सके, उसके लिए भी हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस और राइट्स बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। कॉन्स्टिट्यूशन को
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट करती है आपको 26 नवंबर 1949 को। देन इसके बाद ये लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसी डेट को मद्देनजर रखते हुए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लॉ बना दिया गया बिना उसके बारे में सोचे समझे। यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ, क्या वो बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब को देखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया है। और ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया तो बन गया, आप इसमें अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। आर्टिकल 368 ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो मिनी इंडिया भी उसको कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे बेस्ट माइंड ऑफ कंट्री थे। जब कंट्री इंडिपेंडेंट होता है तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो अपनी मिनिस्ट्री में 15 लोगों को लेते हैं। ये आपकी पहली यूनियन कैबिनेट है इंडिया की। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, और ये तब तक के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है। और उनकी डेथ होती है बेटा 15 दिसंबर 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, इनको फर्स्ट यूनियन कैबिनेट में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन में थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी थी। जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होने लगता है, दैट मीन्स फोर इफेक्ट में आ जाता है 26 जनवरी 1950 को, और इंडिया रिपब्लिक बन जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। ये आपके कुछ फेमस यूनियन मिनिस्टर्स हैं इंडिया के पहली कैबिनेट के, जैसे अबुल कलाम आजाद, ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं। और जो इंडिया के जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं आपके बलदेव सिंह। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब? ऐसी वैल्यू जिनसे इंस्पायर होके हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं लिखा हुआ है ये प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो पहला टर्म लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका ये मतलब है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने खुद से बनाया है। खुद से बनाया किस सेंस में? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें बनाया। ये हमें किसी किंग या किसी आउटसाइड पावर ने नहीं दिया। जो हम पे रूल कर रहे हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हुआ है। तो जो पहला पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया इस प्रेम्बल में क्या बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग या किसी अदर पावर से नहीं मिला हुआ है, हमारे ही लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है सॉवरेन। इसका ये मतलब है जो पीपल है उनके पास सुप्रीम राइट्स हैं डिसीजंस लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल मैटर पे हो या फिर एक्सटर्नल मैटर पे। यहाँ पे पीपल्स का मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव से है। कोई भी अदर एक्सटर्नल पावर इंडियन गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए कि आप अपना डिसीजन किस तरह से ले रहे हैं। आपके पास सॉवरेन पावर है, इंडियन गवर्नमेंट के पास सॉवरेन पावर है इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए कंट्री के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टर्म है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जो सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी बनी रहे, इक्वलिटी बनी रहे, किसी भी टाइप का सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ना हो। उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो लैंड और इंडस्ट्री की ओनरशिप को रेगुलेट करती है, जिससे जो किसी भी टाइप की इनइक्वलिटी सोसाइटी में अराइज ना हो, और जो सोशल इक्वलिटी है सोसाइटी की वो मेंटेन रहे। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेकुलर। सेकुलर का ये मतलब होता है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कंप्लीट फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देगी। ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन अगर मेजोरिटी में है तो गवर्नमेंट उसको स्पेशल स्टेटस देगी, या कोई माइनॉरिटी में है तो उसको ध्यान ही नहीं देगी या किसी टाइप से हार्म पहुंचाएगी। इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट होंगे। यहाँ पे कोई रिलीजन ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए, ना ही गवर्नमेंट किसी भी टाइप का आपको रिलीजियस एड प्रोवाइड करेगी। इंडिया में सारे रिलीजन्स इक्वल ट्रीट होंगे। यहाँ पे कोई भी इंफीरियर या सुपीरियर रिलीजन नहीं है,
हालांकि सिटीजन्स को कंप्लीट फ्रीडम है, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको हिंदुइज्म में फेथ है तो आप हिंदुइज्म को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इस्लाम फॉलो करना चाहते हैं इस्लाम फॉलो कर सकते हैं। इफ यू बिलीव इन क्रिश्चियनिटी देन यू कैन फॉलो क्रिश्चियनिटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको कोई प्रेशर दिया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर यही रिलीजन फॉलो करना है। आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। आपको, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई रिलीजन बाउंडेशन नहीं है। जिस भी रिलीजन में आपको फेथ है, जिस भी रिलीजन पे आपको ट्रस्ट है, जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, जैसे कि हमने पिछले ही चैप्टर में पूरा पढ़ के आए व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक इलेक्शन से आएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे किंग चला आ रहा है हेरिडिटरी आप किसी को इलेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल्स को देखते हुए बनेगी। डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पीपल। यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा जहाँ सबको इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, इक्वल फ्रीडम होगी। यहाँ पे लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है मोस्ट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आती है। दैट मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो किसी ना किसी पर्टिकुलर रूल से चलेगी। दैट मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। देन इसके बाद हमारा टर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है? जो स्टेट का हेड होगा। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री होता है। स्टेट का हेड होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी हेरिडिटरी पोजीशन से आ गया, जैसे मोनार्की में होता है कि किंग का बेटा किंग बनेगा। लेकिन रिपब्लिक कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इलेक्शन जीत के आएगा, जो इलेक्टेड पर्सन होगा वही कंट्री या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हेड बनेगा। अगला टर्म है हमारा जस्टिस। जस्टिस का ये मतलब है कि कोई भी सिटीजन किसी भी टाइप से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे, ना कास्ट के बेसिस पे, ना रिलीजन, ना जेंडर। यहाँ पे किसी भी टाइप की सोशल इनइक्वालिटी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही की जाएगी कि सोशल इनइक्वालिटी रिड्यूस हो। गवर्नमेंट वर्क करेगी सभी के वेलफेयर में। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी अपर कास्ट से आते हैं तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर देगी, या लोअर कास्ट से जो आता है तो उसको डिमोरलाइज कर देगी। ऐसा नहीं है, किसी भी ग्राउंड में किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लॉ के आगे सभी इक्वली ट्रीट होंगे। गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी। स्पेशली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं, जैसे आपकी एससी कम्युनिटीज हैं, एसटी कम्युनिटीज हैं, या माइनॉरिटीज हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स ला सकती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ गलत कर देते हैं तो उनको कोई किसी भी टाइप का कुछ कंपेंसेशन मिलेगा। जस्टिस का यही मतलब है। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिव है तो आपको जुडिशरी ही है। यहाँ पे किसी भी टाइप का किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जस्टिस, दैट मीन्स जस्टिस सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे। अगला टर्म है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का ये मतलब है आपको हर टाइप की फ्रीडम है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आप फॉलो करना चाहें। आप अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, हर चीज के लिए आपको लिबर्टी है। आपको किसी भी टाइप की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या मतलब है कि जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं लॉ के सामने इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी चली आ रही थी वो सब की सब खत्म कर दी गई। गवर्नमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। अगर जैसे आपके पास वोटिंग राइट है तो जैसे एक रिच आदमी है और एक पुअर आदमी है, तो ऐसा नहीं कि जो रिच की वोट वैल्यू है वो ज्यादा होगी या पुअर की कम होगी। दोनों की जो वोट वैल्यू होगी क्या होगी? बराबर होगी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, इंडियन लॉ के सामने। ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी देखने को मिले आपको। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तब भी आपकी वोट वैल्यू उतनी ही है, अगर कोई नॉर्मल सिटीजन है तब भी उसकी वोट वैल्यू उतनी ही है। देन नेक्स्ट टर्म है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। जितने भी लोग रह रहे हैं सोसाइटी में या इंडिया में, वो हम उनको एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी फेलो सिटीजन को इंफीरियर ट्रीट कर दें। जितने भी सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके रहेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलोसफिकल वैल्यू ये देता है कि सोसाइटी में कैसे इक्वालिटी मेंटेन रहे, फ्रेटर्निटी मेंटेन रहे, एक अच्छी सोसाइटी, एक गुड मॉडल ऑफ सोसाइटी एक पूरे इंडिया में कैसे क्रिएट हो। ये हमारी फिलोसफिकल वैल्यूज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हमें सिखाती है। ये सब तो थी इंडियन फिलोसफिकल वैल्यूज। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फिलोसफी से ही चल जाए। इसको इम्बेड करने के लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इसको समय समय पर अपडेट करते रहते हैं लोग, रेगुलरली अपडेट होते हैं। जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अपडेट होता है उस प्रोसेस को हम अमेंडमेंट कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते रहे टाइम टू टाइम। सभी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रोसीजर है कि हम किसको सिलेक्ट करेंगे जो हमको रूल करेगा। हम इलेक्शन एक मीडियम है हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन करता है किसके पास कितना पावर रहेगा, क्या वो डिसीजन ले सकता है। ये गवर्नमेंट पे कुछ लिमिट्स भी पुट करता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है। वो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो गवर्नमेंट हमें वायलेट नहीं कर सकती है। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों को, एक दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिससे लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और गवर्नमेंट भी अच्छे से गवर्न कर सके, एक अच्छे ढंग से कंट्री को मैनेज किया जा सके। तो जो हमारे जो फिलोसफिकल वैल्यू थी, एक ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बनाती है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में, जिससे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लगातार फॉलो होता चला आ रहा है। ये था क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। I would like to thanks students for watching this video. Please subscribe the channel. एंड जो बच्चे क्लास 9th का पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।